विक्रांत को इस वक्त पंछी पर गुस्सा आ रहा था। वो स्मोक करते करते यही सोच रहा था, वो सबके साथ कितनी अच्छी तरह से बात करती है, मुस्कुराकर बात करती है, प्यार से मिलती है। पहले भी तो वह मेरे साथ प्यार से ही मिलती थी, मुस्कुराकर मुझसे बातें करती थी। कई बार जब विक्रांत खाना खाने से मना करता था, पंछी बिना किसी डर और झिझक के उसके हाथों को पकड़कर ज़बरदस्ती उसे टेबल पर ले जाया करती थी। इन 6 महीनों में तो उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़नी चाहिए थी, उन्हें एक दूसरे के और पास आना चाहिए था, पर हुआ इसके उलट। दूरियां और बढ़ गई। वह पंछी के करीब आने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसके बजाय वह उससे और दूर होती चली गई। विक्रांत इन सब में पंछी की गलती समझ रहा था, पर वह यह महसूस नहीं कर रहा था कि जब कुछ महीने पहले पंछी लोन की एप्लीकेशन देने के लिए विक्रांत के पास गई थी, तो उसी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया था और उसे अपने आप से दूर कर दिया था। इन 6 महीने में भले ही विक्रांत रोज़ उसके साथ फिजिकल ना रहा हो, पर वह उसे अपने करीब रहने के लिए मजबूर ज़रूर करता था, चाहे पंछी का मन हो या ना हो। उसे विक्रांत की हर बात माननी पड़ती थी। इन 6 महीनों में पंछी ने जैसे गुलामी की तरह हर बात मानी थी, लेकिन अपनी इन गलतियों को भूलकर विक्रांत बस पंछी की गलतियों को ही याद कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी, आज उसे ऑफिस भी जाना था। उसने घड़ी देखी और तैयार होने के लिए दूसरे कमरे की ओर चला गया। पंछी दरवाजे से टिककर ज़मीन पर बैठ गई। वह जानती थी जब तक विक्रांत ना चाहे अभी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। पंछी इस अपार्टमेंट में पहले भी आ चुकी थी और उसे अच्छी तरह से पता था कि यहाँ कोई नौकर नहीं रहता जो उसकी मदद कर सके। वैसे भी अगर कोई होता भी तो शायद उसकी मदद नहीं करता। अब तो उम्मीद भी नहीं बची थी। जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका काम बस दरवाजे तक ही सीमित था। यहाँ एक बार अगर कमरे में अंदर आ जाओ तो बाहर निकलना आसान नहीं होता। विक्रांत यहाँ अपने खाने तक का इंतजाम खुद ही कर लेता था। अब जब विक्रांत ऑफिस जा चुका था तो पूरे अपार्टमेंट में पंछी अकेली रह गई थी। वह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। अपने सारे ख्यालों को झटक कर पंछी बस यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ उसके अम्मा अब्बा यहाँ नहीं हैं। कम से कम अब उसे इस बात का सुकून था कि उन्हें पंछी की हकीकत का पता नहीं चलेगा। अपनी एक गलती या कहे अपनी एक मजबूरी के कारण वह इस तरह फंस चुकी थी कि डर के मारे बस हर बार विक्रांत के सामने झुक जाती थी। इधर विक्रांत ऑफिस पहुंच चुका था। अमर पहले से ही वहां मौजूद था। अमर के गले पर विक्रांत की उंगलियों के गहरे निशान अभी भी साफ नजर आ रहे थे। विक्रांत ने उसे देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। अमर ने धीरे से कहा, माया मैडम बाहर बैठी हुई है। विक्रांत ने हल्के से गर्दन हिलाई तो अमर बाहर चला गया। अब अमर को अपने बॉस पर वैसा गर्व नहीं हो रहा था जैसा पहले हुआ करता था। कभी वह गर्व से सबको बताया करता था कि वह विक्रांत सिंह के सेक्रेटरी है, लेकिन अब वह गर्व हवा हो चुका था। अब उसे विक्रांत एक खुदगर्ज बिगड़ा हुआ रईस नजर आने लगा था। अमर ने माया के पास जाकर कहा, सर आ गए हैं, आप मिल सकती हैं। माया जो बेसब्री से विक्रांत का इंतजार कर रही थी, तुरंत उसके केबिन में दाखिल हो गई। बिना दस्तक दिए ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। कहाँ थे तुम विक्रांत? कल से तुम्हारा कोई अता पता नहीं है, माया झुंझलाकर बोली। विक्रांत जो इस वक्त लैपटॉप खोलकर अपनी आईडी एंटर कर रहा था, एक नज़र माया पर डालते हुए बोला, मेरे बारे में इतना मत पता लगाया करो, और वैसे भी ऐसा भी क्या हो गया कि तुम मुझसे इतनी बेचैनी से ढूंढने लगी हो? हमारी शादी की डेट फाइनल करनी है विक्रांत, लोगों को पता चलने लगा है। हमारे बारे में तो बेहतर है कि हम एक डेट अनाउंस करते हैं। माया बोलते हुए चेयर पर बैठ जाती है। फिलहाल मैं शादी नहीं करना चाहता। विक्रांत ने बेहद आराम से खुद को कुर्सी से टिकाया, फिर अपने हाथ को आपस में उलझाकर बिना किसी झिझक के माया के आंखों में आंखें डालते हुए कहा, या यूं कहो कि शायद मैं करना ही नहीं चाहता ये शादी। माया गुस्से से कुर्सी से खड़ी हो गई। क्या विक्रांत, तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी? इस दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का कोई शौक नहीं है, जा सकती हो। मैंने अपनी बात साफ कर दी है। विक्रांत भी उठकर खड़ा हो गया।
ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं कोई सड़क पर चलती लड़की नहीं हूँ जिसे तुम शादी का वादा करके छोड़ दो। माया गुस्से से चिल्लाई, मैं माया हूँ और माया अपनी जिद और ज़रूरतें पूरी करवाना अच्छे से जानती है। तो बढ़िया है, विक्रम ने उसकी आंखों में आग देखकर भी ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अपनी जिद और ज़रूरत किसी और से पूरी करवा लेना, क्योंकि विक्रांत सिंह लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, लोगों से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाता है। विक्रांत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माया ने आवाज़ तेज कर दी। मैं क्या कर सकता हूँ ये तो खुद मैं नहीं जानता, तो तुम क्या जानोगी? विक्रांत ने कुर्सी पीछे करते हुए चलते चलते कहा। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस शादी को तोड़ने की वजह क्या है? माया उसके करीब आकर बोली। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यू, विक्रांत ने ठंडेपन से जवाब दिया। व्हाट? माया की आवाज़ तंज से भरी थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो तुम मुझ में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? मैंने कोशिश की थी। विक्रांत ने गहरी सांस ली। मुझे लगा शायद तुम में इंटरेस्ट ले लूँगा, पर मैं गलत था। तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाई। माया ने तेज कदमों से उसके पास आते हुए उसे बाहों में भर लिया और बोली, तुमने मुझे खुद को इम्प्रेस करने का मौका कहाँ दिया? मौका दे भी देता, विक्रांत ने उसकी बाहों को ठंडेपन से खुद से अलग करते हुए कहा। अगर तुम्हारा ये टच मुझे अच्छा लगता। उसने ऐसे ही अपने कपड़ों को झाड़ा जैसे माया का स्पर्श कोई गंदगी हो जिसने उसके कपड़ों को दूषित कर दिया हो। विक्रम का ऐसा व्यवहार देखकर माया का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तुम कहना क्या चाहते हो? माया ने तीखे लहजे में पूछा। क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं तुम्हें खुश कर सकूं? बिल्कुल सही समझी, विक्रांत ने आंखों में ठंडी चमक के साथ कहा। इस दुनिया में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो मुझे खुश कर सके। इतना कहकर उसने माया के बाजू को पकड़कर सख्ती से बाहर की ओर मोड़ दिया। फिर अपने टेबल से टिश्यू उठाकर अपने हाथ को पोंछते हुए बोला, जाओ निकलो यहाँ से। माया यह देखकर आग बबूला हो गई। गुस्से से कांपती हुई उसने वापस कदम बढ़ाए और विक्रांत को घूरने लगी। अच्छा, इसका मतलब जो मैं समझ रही थी वो बिल्कुल सही है। उसकी आवाज़ तीर की तरह विक्रांत तक पहुंची। विक्रांत ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ, माया ने अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए कहा, कि तुम अपने उस प्यारे पिए पंछी के लिए मुझे छोड़ रहे हो ना? उस चुड़ैल ने अपने हुस्न और जिस्म का जादू चला दिया है तुम पर। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा और माया के दोनों गालों को एक ही हाथ में जकड़ते हुए जोर से दबाया। अगर उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारे मुंह में एक भी दांत सही सलामत नहीं बचेगा। उसकी आंखों में आग और लहजे में जहर घुला हुआ था। माया ने उसके हाथ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। दोनों हाथों से विक्रांत की पकड़ ढीली करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया चाहकर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। दिल मिलाकर माया ने विक्रांत के सीने पर गुस्से बरसाने शुरू कर दिए। विक्रांत ने माया को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। झुककर उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, अगर दोबारा पंछी के लिए तुम्हारे मुंह से कोई भी गलत शब्द निकला तो याद रखना, इस दुनिया में तुम्हारे होने का कोई सबूत नहीं मिलेगा। विक्रांत ने जैसे ही माया को झटका देकर छोड़ा, माया गुस्से में उसे घूरती रही। कुछ पल तक विक्रांत को घूरने के बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। विक्रांत वो पहला आदमी था जिसने माया को रिजेक्ट किया था, वरना इससे पहले तो ना जाने कितने लड़के उसके इशारों पर नाचे थे जिन्हें वह खुद रिजेक्ट करती थी। पर आज अपनी ज़िंदगी का पहला रिजेक्शन वो सह नहीं पा रही थी, खासकर तब जब पहले विक्रांत ने उसे हाँ कहा था, सपने दिखाए थे, और जब वह उन सपनों को सच समझकर जीने लगी तो अचानक उसे ज़मीन पर पटक दिया गया था। माया मुस्कुराकर बोली, अब समझ आ रहा है मुझे, तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी। विक्रांत ने अपनी नज़रें और तीखी कर दी, जैसे अपनी आंखों से माया को चीर देगा। उस सड़क छाप लड़की पंछी पर तुम्हारा दिल आ गया है ना? माया ने ताना मारते हुए कहा, यही वजह है ना कि तुम मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो। विक्रांत का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखें माया में तेज धार की तरह उतर गई। दिस इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस, वो सख्त लहजे में बोला, और याद रखना अपनी जुबान कब किसके लिए
और किसके सामने खोलनी है ये समझदारी तुम्हें आनी चाहिए। तुम मुझे उस सड़क छाप लड़की के लिए रिजेक्ट कर रहे हो, माया ने फिर से दोहराया, जैसे वो जबरन विक्रांत के मुंह से सुनना चाहती हो कि हाँ वही वजह है। विक्रांत के सामने टेबल पर रखा अलार्म क्लॉक उसकी नज़रों में आया। बिना एक पल गंवाए उसने क्लॉक को उठाया और गुस्से में माया की तरफ फेंक दिया। घड़ी सीधे माया के पैर पर आ लगी। माया दर्द से कराह उठी और वहीं घुटनों के बल बैठ गई। मैं अपनी बात दोहराता नहीं, विक्रांत का ठंडापन भावहीन स्वर गूंजा। माया के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी आग थी। वो विक्रांत को घूरते हुए चीखी, तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो? मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर उन्हें पता चला कि तुमने मेरे साथ ये सब एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए किया है। माइंड योर टंग। विक्रांत ने उसके शब्दों को बीच में काटते हुए एक एक लफ्ज को दबाकर बोला। आगे बढ़कर उसने माया के बालों में हाथ डाला, जोर से खींचा और उसे खड़ा कर दिया। फिर उसके करीब आकर आंखों में आंखें डालते हुए बोला, वो मेरी पीए है, मेरे अलावा उसे कोई और कुछ नहीं कह सकता। तो अगली बार जब उसके बारे में सोचो भी तो 10 बार सोचना। माया अपने बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुस्से से लाल चेहरा लिए उसने विक्रांत की तरफ देखा और बोली, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या कि सिर्फ तुम ही उसे भला बुरा कह सकते हो? विक्रांत के होठों पर एक तीखी मुस्कान तैर गई। हाँ, प्रॉपर्टी है वो मेरी। उसके साथ कुछ भी करना है, कहना है या दोनों सिर्फ मेरा हक है। वो रुककर बोला, अगर दोबारा इस कैबिन में कदम रखने का सोचो भी तो पहले डोर लॉक कर लेना और बेहतर होगा कि दोबारा आओ मत। और हाँ, याद रखना। एक झटके से उसने माया के बालों को छोड़ दिया। फिर टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से अपने हाथ ऐसे पोंछने लगा जैसे अभी कुछ गंदा छू लिया हो। माया की आंखों में गुस्से और अपमान का तूफान था। वो आग बबूला होकर बोली, मुझे छूने पर भी तुम्हें घृणा हो रही है ना? इस अपमान का बदला जरूर लूंगी विक्रांत सिंह, याद रखना। माया यूज एंड थ्रो वाली चीज़ नहीं है। अपनी बात खत्म करके माया गुस्से से वहाँ से चली गई। विक्रांत ने टेबल पर रखा एक बटन दबाया। कुछ ही देर में पियून अंदर आया। साफ करो ये कचरा, विक्रांत ठंडे स्वर में बोला और बाथरूम की ओर बढ़ गया। पियून फौरन टूटे हुए घड़ी के टुकड़े समेटने लगा। थोड़ी देर बाद विक्रांत बाहर आया, अपनी कुर्सी पर बैठा और गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लीं। उसका दिल बेचैन था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पंछी के बारे में जरा सा भी बुरा सुनना क्यों इतना छू जाता है। उसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पंछी किसी और के साथ खड़ी हो। उसने कुर्सी से टेक लगाई, आंखें बंद की और जैसे ही आंखें बंद, फ्लैशबैक 3 साल पहले। विक्रांत की आंखों के सामने वही चेहरा आ गया, पंछी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। वाइट शर्ट, ब्लैक कोट एंड पैंट, खुले बाल, बड़ी बड़ी भूरी आंखें। दरवाज़ा खोलते ही कमरे में हल्की खुशबू फैली। उसके होठों को देखकर जैसे विक्रांत के दिमाग में स्ट्रॉबेरी का स्वाद ताज़ा हो उठा। पंछी के एक हाथ में फाइल्स थी, दूसरे हाथ में नोटपैड। वो आत्मविश्वास के साथ कमरे के अंदर आई और बोली, हेलो सर, मेरा नाम पंछी सेट्टी है, मैं आपकी नई पीए हूँ। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है ना मेरे साथ काम करने के तौर तरीके कैसे हैं? जी सर, थोड़ा बहुत बड़े सर ने बताया था और कुछ बातें अमर से भी हो गई हैं, पंछी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड, विक्रांत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा और उसे बैठने का इशारा किया। पंछी ने विक्रांत को उसका पूरा शेड्यूल सौंपा। यह पहली बार था जब विक्रांत किसी लड़की को देखकर इस तरह इम्प्रेस हुआ था। उस वक्त पंछी अमर के साथ केबिन शेयर करती थी। दिन बीतते गए और पंछी पूरे ऑफिस में फेमस हो गई। उसकी बातों में, उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो विक्रांत के दिल को छू जाता था। वो अनगिनत बातें जो वो अमर से करती थी, विक्रांत चाहकर भी अनसुनी नहीं कर पाता था। कितने सालों बाद वो यूं मुस्कुराया था, ये खुद विक्रांत भी नहीं जानता था। पंछी को चाहने वाले ऑफिस में कम नहीं थे। वे खुद भी एक मर्द था। वो देख सकता था कि कैसे बाकी लड़के पंछी की नज़रों में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसी बीच विक्रांत को इगतपुरी के लिए एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा। तभी त्रिभुवन जी को कुछ ज़रूरी काम याद आ गया।
तो अमर उसके पास रुक गया और पंछी को विक्रांत के साथ इगतपुरी जाना पड़ा। तुम्हारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है? विक्रांत ने पंछी की तरफ देखकर पूछा। जी सर, सारी फाइल्स ले लेती हूँ, पंछी ने जल्दी से जवाब दिया और अपने छोटे से बैग में चीज़ें रखने लगी। ठीक है, 1 घंटे के बाद निकलना है, विक्रांत ने सख्त लहजे में कहा। पंछी अपने बैग में फाइल्स सलीके से रख रही थी कि तभी गुस्से से तमतमाए हुए त्रिभुवन जी कैबिन में दाखिल हुए। विक्रांत ने बिना उन्हें देखे भी उनके तेवर भाप लिए थे। बात बिजनेस डील की थी। विक्रांत ने एक बड़ी डील त्रिभुवन जी को बताए बिना साइन कर ली थी, जिस पर बाप बेटे में तीखी बहस छिड़ गई। जितना गर्म मिजाज विक्रांत का था, उतने ही तेज तर्रार त्रिभुवन जी भी थे। गुस्से में आकर त्रिभुवन जी ने फाइल उठाकर विक्रांत के सामने फेंक दी। डैड, अगर आप सब कुछ खुद ही संभाल सकते हैं तो मेरी क्या ज़रूरत है, विक्रांत ने तीखे स्वर में कहा। त्रिभुवन जी ने तीखी नज़रों से घूरते हुए जवाब दिया। सारी चीज़ें मैं खुद ही संभाल लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे बिजनेस में। अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हुए हो कि मुझसे पूछे बिना फैसले ले सको। याद रखना, अभी मैंने तुम्हें सीईओ नहीं बनाया है। कहते हुए त्रिभुवन जी वहाँ से चले गए। विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने झटके से अपने ड्रॉअर को खोला जिसमें एक छोटी सी डिब्बी रखी थी, स्लीपिंग पिल्स। उसने डिब्बी खोली, कुछ गोलियां हथेली पर निकाली और निकल ली। तभी पंछी कमरे में दाखिल हुई। सर, आप रेडी है? विक्रांत ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। यस, कम्प्लीटली रेडी, चलो, कहते हुए विक्रांत पंछी के साथ बाहर निकल गया। उनकी गाड़ी अभी कुछ ही दूर निकली थी कि विक्रांत पर नींद की गोलियों का असर होने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बेसुध सा होने लगा। सर, आप ठीक है? विक्रांत का सिर उधर उधर झुकता हुआ देख पंछी ने घबराकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, विक्रांत ने बंद आंखों के साथ जवाब दिया, पर उसकी आवाज़ में वो ठहराव नहीं था जो हमेशा रहता था। पंछी की चिंता और बढ़ गई। 6 महीने से वह विक्रांत के साथ काम कर रही थी, पर आज तक उसने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा था। उसे तो पता था कि विक्रांत नींद की गोलियां लेता है, पर वो 2-3 गोलियां तक, और आज उसने पूरे 7 गोलियां निकल ली थी। दरअसल विक्रांत मरना नहीं चाहता था, वो तो बस त्रिभुवन जी को डराने के लिए गोलियां खा गया था। पर अब नशा उसके शरीर पर हावी हो चुका था। उसकी आंखें तो किसी तरह खुली थी, पर उसके हाथ सुन पड़ चुके थे। अचानक विक्रांत अपने आप को सीट पर संभाल नहीं पाया और सीधे पंछी की गोद में जा गिरा। सर, आप सुन रहे हैं ना? पंछी ने घबराकर उसके गाल पर हल्की से थपकी दी। विक्रांत ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी नज़र सामने पंछी पर पड़ी। वो बिल्कुल पास थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। विक्रांत हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी, आई एम ओके। नहीं सर, आप ठीक नहीं हैं, पंछी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। ड्राइवर, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ो। ड्राइवर ने जब पीछे मुड़कर विक्रांत की हालत देखी तो वो भी घबरा गया। जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने के लिए यू टर्न लिया, सामने से तेज रफ्तार में आती टैंक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी जोरदार आवाज़ के साथ ब्रिज की बाउंड्री तोड़ते हुए नीचे की ओर लुढ़क गई। ढलान होने की वजह से गाड़ी फिसलती हुई नदी की ओर बढ़ गई। अब हालत ये थी कि गाड़ी आधी पानी में थी और आधी बाहर। दरवाजे से पानी अंदर भरने लगा था। ड्राइवर ने घबराकर जल्दी से अपना दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। सर प्लीज़ उठिए, हमें निकलना होगा। पंछी विक्रांत के गाल पर हल्के थपकी देती हुई लगभग चीख पड़ी। चारों तरफ अंधेरा घिर चुका था। गाड़ी में पानी घुसने की आवाज़, बाहर बहते नदी के पानी की गरज और विक्रांत की बेसुध हालत। माहौल बेहद डरावना बन चुका था। अन्ना, प्लीज़ हेल्प कीजिए। पंछी ने ड्राइवर को पुकारा, लेकिन ड्राइवर घबराकर बुरी तरह काँप रहा था। उसकी आंखों में बस अपनी जान बचाने की जल्दी थी। एक पल की भी देर किए बिना वह उन्हें वहीं छोड़कर भागा। अब गाड़ी में सिर्फ पंछी और विक्रांत थे। पानी धीरे धीरे उनकी कमर तक पहुंचने लगा। पंछी पीछे की सीट पर बैठी विक्रांत को पकड़कर हिला रही थी। विक्रांत की आंखें खुली थी, लेकिन शरीर जैसे जवाब दे चुका था। उसकी नज़रें पंछी पर थीं, जो बेबसी से उसे बचाने की जद्दोजहद कर रही थी। सर, गाड़ी किसी भी पल नदी के अंदर समा जाएगी, प्लीज़ कोशिश कीजिए चलने की।
पंछी की आवाज़ में अब डर साफ झलक रहा था, पर उसकी आंखों में विक्रांत को बचाने का हौसला अभी भी था। विक्रांत ने कांपते हुए हाथ पंछी के गाल पर बढ़ाया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी कपकपी थी, जैसे वो आखिरी बार उसे महसूस करना चाहता हो। तुम निकल जाओ यहाँ से, अपने आप को बचा लो। विक्रांत की आवाज़ थरथरा रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो पंछी की सलामती में ही अपनी राहत देख रहा हो। नहीं सर, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप भी चलेंगे मेरे साथ। पंछी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो पूरी ताकत से विक्रांत को पकड़कर सीट से ऊपर उठाती है। पंछी अपने चारों तरफ देखती हैं, चारों तरफ से पानी ही पानी था। अभी फिलहाल पानी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो डूब जाएं, लेकिन विक्रांत इस हालत में नहीं था कि वह चलकर भी यहाँ से निकल पाए। सर प्लीज़ कोशिश कीजिए चलने का। पंछी ने कार का दरवाज़ा खोला। पंछी तुम जाओ कहकर विक्रांत ने अपने हाथ बढ़ाया और पंछी को कार से बाहर की तरफ धकेलना चाहा, लेकिन विक्रांत के हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे धक्का दे सके। पंछी ने महसूस किया कि गाड़ी थोड़ी अंदर आ गई है, जिससे पानी का लेवल बढ़ गया है। वह फिर से बढ़ते हुए विक्रांत के हाथ को पकड़कर खींचते हुए बोली, आपको लेकर जाऊंगी सर। पंछी मैं नहीं बच पाऊंगा, तुम खुद को बचा लो, विक्रांत ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा, जैसे हर शब्द उसके होठों से मजबूरी में निकल रहे हो। गाड़ी अब धीरे धीरे नदी में समा रही थी। पानी का बहाव तेज हो चला था, लेकिन पंछी ने जैसे ठान लिया हो कि वो विक्रांत को यूं छोड़कर नहीं जाने वाली। नहीं सर, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था, हिम्मत भी थी, और जिद तो जैसे जान पर भारी पड़ रही थी। विक्रांत ने पूरी ताकत जुटाकर फिर से कहा, पंछी जाओ, बचा लो खुद को। मगर अब उसकी आवाज़ कांप रही थी, मानो सांसें भी उसका साथ छोड़ रही हो। पंछी ने एक पल के लिए भी आंख बंद की, अपनी फॉर्मल कोट उतारकर सीट पर फेंका। उसने विक्रांत को कसकर पकड़ा। सर अब आप मेरे भरोसे हैं। विक्रांत ने जैसे ही उसे महसूस किया, उसके दोनों हाथ अपने आप पंछी की तरफ बढ़ गए। कमजोर कांपते हाथों से उसने पंछी को अपने गले से लगा लिया। एक अजीब सी राहत का एहसास था उस लम्हे में, जैसे मौत के साए में जीवन की सबसे गहरी सांस लेना चाहता हो। पंछी ने मौका देखा और विक्रांत की ओर का दरवाज़ा खोल दिया। एक तेज लहर गाड़ी के अंदर घुस आई और दोनों को भिगो दिया। अब वक्त नहीं था सोचने का। पंछी विक्रांत को थामे पानी में उतर आई। पानी कमर से ऊपर था, लेकिन पंछी एक बेहतरीन तैराक थी। उसने विक्रांत को अपनी बाहों में संभाल लिया और घसीटते हुए किनारे की ओर बढ़ी। और क्योंकि पानी गहरा नहीं था, पंछी विक्रांत को अपने साथ घसीटते हुए किनारे तक ले आई। ड्राइवर भाग चुका था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने थके हुए सांसों के साथ विक्रांत को एक पेड़ के सहारे टिकाया। विक्रांत होश में और बेहोशी के बीच अब सब कुछ भूल चुका था। वह सिर्फ पंछी को देख रहा था, अपनी जान की परवाह ना करके। अब भी पंछी विक्रांत को सेफ रखने के लिए उसके हाथों को, उसके पैरों को रब किए जा रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि उसके शरीर को गर्माहट मिल पाए। तभी पीछे से जोर से आवाज़ आई। पंछी ने पीछे तरफ पलटकर देखा। कार पूरी तरह से पानी में समा चुकी थी। पंछी देखकर डर के मारे वहीं पेड़ से टिककर बैठ गई। विक्रांत धीरे से बोला, हम बच गए। पंछी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उसे वीरान जंगल में पूरी रात पंछी विक्रांत के हाथ पैर को सहलाकर उसे जगाए रखने की कोशिश करती है। दोनों का मोबाइल तो पानी में कार के साथ डूब चुका था। लोगों से कांटेक्ट करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात काफ़ी हो गई थी, लोगों का आना जाना भी बंद हो चुका था। एक बड़े से पेड़ से टिककर विक्रांत बैठा हुआ था। पंछी पूरी रात विक्रांत से बातें करती रही, उसके हाथ पैर को सहलाकर उसे गर्मी देती रही। उसने एक पल को भी विक्रांत को झपकी नहीं लेने दी, जबकि वह खुद अब इतनी थक चुकी थी कि उसे अपनी आंखें खोली नहीं जा रही थी। विक्रांत जिसमें नींद की गोली का असर अब कम होने लगा था, उसने पंछी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। पंछी जो घुटनों के बल बैठे हुए उसके पैरों को रब कर रही थी, उसके सीने से जाकर गिरती है। क्या हुआ सर? पंछी ने अपना चेहरा ऊपर करके पूछती है। सो जाओ, मुझसे ज़्यादा अभी तुम्हें नींद की ज़रूरत है, कहकर विक्रांत ने एक हाथ से पंछी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियों से सहलाने लगा।
पंछी सच में बहुत थक चुकी थी। वह सो गई। यहाँ विक्रांत अब पंछी को सीने से लगाए वहीं पेड़ से टिककर बैठा रहा। यह पहली बार था जब उसके दिल में पंछी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया था। सुबह धूप की किरण के साथ पंछी भी उठती है। रात भर गीले कपड़े में रहने के कारण दोनों को सर्दी हो गई थी। आने जाने वाले कारों ने दोनों को देखा और उन्हें एडमिट करवाया। 2 दिन बाद ही दोनों को डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन अब तो विक्रांत का पंछी को देखने का नज़रिया बदल चुका था। पंछी बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। विक्रांत ने क्योंकि नींद की गोली का ओवरडोज लिया था, उसे अभी थोड़ा बहुत समय लगता रिकवर होने में, पर उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और यहाँ से पंछी को एक पीए की तरह ही नहीं बल्कि एक नर्स, दोस्त, केयर टेकर, नैनी, वाइफ, गर्लफ्रेंड और भी ना जाने क्या क्या बनना पड़ा। पर विक्रांत का पंछी को अपने करीब रखने के लिए विक्रांत ने ना तो टाइम पर खुद को दवाई खाता, ना ही किसी और के हाथों से खाता। हर काम का दूसरा नाम पंछी थी। खाना से लेकर उसके कपड़े तक की शॉपिंग पंछी के हाथों में आ गई थी। विक्रांत जो कि किसी को अपना बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी नहीं देता था, उसने सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अब पंछी के पास होता था। वह अब पूरी तरह से पंछी पर डिपेंड हो गया था। पर जो बात गलत थी वो यह थी कि वो सोचता था कि ये सब तब तक होता रहेगा जब तक वो पंछी को पे करता रहेगा। दूसरे लफ्ज़ों में कहे तो वह अपने लिए किया गया सभी कामों के लिए वो ये सोचता था कि वह उसे सैलरी दे रहा है, इसलिए पंछी कर रही है। विक्रांत ये समझ नहीं पाया कि वो उसे एक पीए के रूप में सैलरी देता है, पर काम वो पीए से कहीं ज़्यादा करती है। विक्रांत को मूंगफली से एलर्जी थी। उसे खाते ही उसका रिएक्शन उसके बॉडी पर रैशेज और वीकनेस की तरह होता था। विक्रांत ने इसका भी फ़ायदा उठाया। वो जानबूझकर हर थोड़े दिन बाद मूंगफली खा लिया करता था। जब रिएक्शन होता तो बीमारी के नाम पर पंछी को अपने पास रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पंछी भी खुश थी। एक अच्छी सैलरी, एक रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी, उसे लग रहा था मानो जैसे उसका सारा सपना सच हो गया हो। वो अपनी मम्मी पापा का सहारा बन सकती थी। उसके पापा भी नौकरी किया करते थे और पंछी ने भी कभी पैसे की तंगी नहीं देखी थी। टाइम पर उसे नौकरी भी मिल गई और इतने बड़े कंपनी में नौकरी मिलना सचमुच बहुत नसीब की बात थी। उसके मन में विक्रांत के लिए झिझक कम होने लगी थी। वक्त के साथ वह विक्रांत के साथ भी खुलने लगी थी। अपनी मन की बातें वह विक्रांत से कहने लगी थी। विक्रांत जब भी बीमार होता या यह कहे कि वह जानबूझकर बीमार पड़ता, पंछी को पता होता था कि विक्रांत को हैंडल करना अब उसी की जिम्मेदारी है और पंछी को बुरा भी नहीं लगता था। वह इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि उसे विक्रांत को छूना या अपने हाथों से खिलाना, उठने बैठने चलने में सहारा विक्रांत को देना कभी अजीब नहीं लगा। लेकिन इसी में खबर आई उसके पिता को ट्यूमर है। शुरुआती जांच और उसके खर्चे तो मेडिकल क्लेम और सेविंग से निकल आए, लेकिन ऑपरेशन एक अच्छे हॉस्पिटल में करवाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च बताया जा रहा था और इसी में उसने लोन के लिए कंपनी में एप्लीकेशन दिया। उसे पूरा यकीन था उसका लोन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर विक्रांत गलती कर गया। या रिजेक्ट कर देता, बाकायदा वह लोन पास कर देता, लेकिन उसने इसका फ़ायदा उठाया पंछी को अपने करीब रखने के लिए। और पंछी के करीब आने के लिए वो अपनी घटिया सी शर्त पंछी के सामने रख देता है। पंछी ने अपनी तरफ से कोशिश की कि इस शर्त को ना मानकर वो बैंक से लोन ले ले। प्रोसीजर लंबा था और इतना पैसा भी उसे मिलता भी नहीं। अपने पापा की जान और अपनी इज्जत में से उसे अपने पापा की जान चुनी। पंछी जिस दिन पेपर को साइन करके आई थी वह अपने घर जाकर बहुत रोई थी। यह तो उसने सपने में नहीं सोचा था कि विक्रांत कभी भी उसे इस तरह का ऑफर देगा। विक्रांत उसके लिए एक आइडियल था। उसके काम करने का तरीका, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी पर्सनैलिटी, हर एक चीज़ पंछी को अट्रैक्ट करती थी। पंछी को लगता मानो वह इस दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान के पास काम कर रही हैं। हाँ, वह रूड था, कम बातें करता था, डांटा करता था। कई बार तो उसने लोगों के साथ बदतमीजी से बात करते देख सुना था, लेकिन पंछी के आसपास उसका बिहेवियर काफ़ी अलग हुआ करता था। पर पंछी को विश्वास नहीं हुआ जो विक्रांत उसके साथ होता है, क्या वह यही विक्रांत है?
उसके सारे ख्वाब और सोची हुई बातें धड़ी की धड़ी रह गई। जब वो पहली बार विक्रांत के साथ उसके अपार्टमेंट पर गई थी, उसे तब भी लगता था कि विक्रांत अभी हंस देगा और कहेगा, पंछी पंछी तुम्हें क्या लगा कि मैं यह सब सच में कहूँगा और तुम्हारे साथ ऐसा सच में कर पाऊँगा? मैंने तो तुम्हें डराने के लिए मजाक किया था, लेकिन वह गलती थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। विक्रांत ने न सिर्फ अपनी मनमर्जियाँ की, बल्कि आज वह अपनी नज़रों से गिर गई थी। वह अपने आप को बिकाऊ समझने लगी थी। हमेशा हंसते खेलते रहने वाली पंछी अब चुप और शांत हो गई। उस रात पंछी का न सिर्फ मासूमियत और आत्मविश्वास गया, बल्कि वो अपना आत्मसम्मान भी गंवा चुकी थी। उस दिन के बाद से विक्रांत भी अपनी उस पंछी को खो चुका था जो उसे पसंद थी। अब वह अपना काम करती, जितना बोलो उतना ही जवाब देती। उसके बाद कभी पंछी ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ के खिलाने की जिद नहीं करती थी, ना तो लेट हो जाने पर हक जताकर उसका लैपटॉप बंद करके आराम करने को कहती। कई बार विक्रांत के बीमार होने पर अपने हाथों से उसने विक्रांत को खिलाया था, पर अब विक्रांत के कहने पर उसके साथ भी नहीं बैठती थी। और अब यह हालत थी कि पंछी न सिर्फ विक्रांत से नफरत करने लगी थी, बल्कि अब उसे अपने आप पर घृणा भी होने लगी थी। वह विक्रांत से डरने लगी थी। उसे ऐसा लगता विक्रांत जाने कब उसकी किस बात का फ़ायदा उठा ले। पहले से ही अपने गुरूर में रहने वाला विक्रांत पंछी के इस व्यवहार को समझकर उसे प्यार से संभालने के बजाय अपनी जोर जबरदस्ती रुतबे का इस्तेमाल करके उसे ठीक करना चाहता था, और जो अब उससे हो नहीं रहा था। इस फ्रस्ट्रेशन में वह एक गलती के बाद एक गलती और फिर गलती दोहराते जा रहा था। वो भूल गया था कि पंछी को इस वक्त डरा धमका कर अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं थी। वह पंछी को थोड़ा समय देता, उसे प्यार से बात करता, तो शायद आज बात कुछ और होती। अपने एक गलती के बदले में दूसरी के बदले में तीसरी गलती करते हुए आज विक्रांत पंछी की नज़रों में न सिर्फ गिर चुका था, बल्कि पंछी शायद इस दुनिया में किसी से नफरत नहीं करती थी सिवाय विक्रांत के। फ्लैशबैक खत्म, कहानी आज में। यहाँ कमरे में बैठी पंछी उदास और खुश दोनों थी। उदास अपनी स्थिति पर और खुशी कम से कम उसकी दुर्गति को देखने के लिए उसके अम्मा अप्पा आसपास नहीं है, वरना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। शाम को जब विक्रांत आया, पंछी अपने बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला, पंछी सामने देखी। विक्रांत अंदर जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। पंछी की आंख और उसके चेहरे को देखकर कोई अजनबी भी बता सकता था कि उसके आंसू पल भर के लिए भी बहना बंद नहीं हुआ होगा। आंसू को पोंछते पोंछते उसका चेहरा काला पड़ गया था। विक्रांत के दिल में खुद भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन विक्रांत आगे बढ़ा और पंछी के सामने आकर खड़ा हो गया। पंछी अभी सिर्फ दरवाजे की ओर देख रही थी। मेरी तरफ देखो, विक्रांत ने कहा। पंछी अब भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी पलकें भी झपकाना भूल गई थी। पंछी मेरी ओर देखो, विक्रांत ने जोर से कहा। उसकी बात मानो पंछी के कानों तक पहुंची ही नहीं थी। मैंने कहा पंछी मेरी तरफ देखो, विक्रांत चीखते हुए बोला। विक्रांत की आवाज़ सुनकर पंछी हिल गई। उसने अपनी नज़रें विक्रांत की ओर की। विक्रांत के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा था। बिस्तर पर अपने घुटनों को मोड़ अपने हाथों को चारों तरफ लपेट कर बैठी पंछी अपने आप में और सिमट गई। विक्रांत थोड़ा झुकते हुए दांत पीसते हुए गुस्से में बोला, क्या हुआ? तकलीफ क्या है तुम्हें? कहता हूँ खुश रहो, जहाँ न जाना चाहती हो जाओ, जैसा रहना चाहती हो वैसे रहो, बस मेरे पास रहो। क्या इतना मुश्किल है यह काम? बात तो यह बहुत सिंपल थी, लेकिन विक्रांत में जो गुस्सा था वो पंछी पर बखूबी समझ रही थी। एक फ्रस्ट्रेशन था उसकी बात में, शायद इसलिए क्योंकि पंछी उसकी बात नहीं मान रही थी, या इसलिए कि उसे वह पंछी मिल नहीं रही थी जो उसे चाहिए थी। पंछी ने विक्रांत की ओर नज़र करके उसकी बातों का अनसुना किया और अपने घुटनों में अपने सर को छुपाकर बैठ गई। विक्रांत कुछ पल के लिए यूं ही उसे देखता रहा और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका गुस्सा फूटने वाला था। वह गुस्सा पंछी पर निकले, इससे बेहतर उसने साइड टेबल पर रखी हुई चीज़ों को जोर से उठाकर पटक दिया। इस आवाज़ के साथ ही पंछी डरकर बिस्तर के कोने की तरफ भाग गई।
क्या हो गया है तुम्हें? विक्रांत चीखा। पंछी फिर से रोने लगी। उसका रोना देखते ही विक्रांत ने अलमारी में रखे हुए गन को निकाल कर और पंछी की ओर पॉइंट कर दिया। विक्रांत सोच रहा था पंछी डर जाएगी और शायद फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। शायद उसको लड़कियों को समझने में कमी थी। उसने अपने आसपास वह सिर्फ मर्दों को देखकर बड़ा हुआ था। गन को पॉइंट किया वह एकटक पंछी की आंखों में देख रहा था। कुछ पल के लिए तो डर के भाव आए उसके चेहरे पर, लेकिन यह भाव बहुत ही जल्दी खत्म हो गया। पंछी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो झट से बिस्तर के ऊपर खड़ी हुई, चलते हुए बिस्तर से नीचे आई और उस गन के आगे खड़ी हो गई और बोली, प्लीज शूट। विक्रांत सन्न रह गया था। पंछी अपनी जान की भीख मांगने के बजाय उसे शूट करने के लिए कह रही थी। वह बेयकीनी के साथ पंछी को देखने लगा। पंछी अपने हाथ जोड़कर भींगी आंखों से बोली, प्लीज़ शूट कर दीजिए, बस अब ख़त्म कर दीजिए। यह अब नहीं सह सकती। इससे ज़्यादा आत्महत्या का पाप लगे। इससे अच्छा है आपने मेरी दुनिया बर्बाद की, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तो मेरी जान भी आप अपनी हाथों से ही ले लीजिए। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की। उस गन को उसने नीचा किया और दूसरे हाथ से पंछी के बाल को पकड़कर खींचते हुए बोला, कैसे बर्बाद की मैंने तुम्हारी दुनिया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विक्रांत सिंह का दिल आ गया है तुम पर। लड़कियां मरती हैं मेरे करीब आने के लिए और मैं यह मौका तुम्हें दे रहा था। मौका उन्हें देना चाहिए जो वह मौका चाहती थी। मैं ये मौका कभी नहीं चाहती थी और ख़त्म हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये सब क्यों कर रहे हैं आप? पंछी अपने बाल को छुड़ाते हुए आंखों में आंसू भरकर गुस्से में बोली, क्यों? क्या कमी है मुझ में? देखो मुझे, क्या मुझसे ज़्यादा अच्छा लड़का तुम्हें मिलता? विक्रांत ने कहा। बात तो आप सही कह रहे हैं, पंछी ने मुस्कुराकर कहा। तो विक्रांत को खुशी मिली। उसकी पकड़ पंछी के बालों में ढीली हो गई। इसका फ़ायदा उठाकर पंछी ने अपने बालों को छुड़ाया और चीखते हुए बोली, सही कह रहे हैं आप। आपसे बेहतर तो कोई भी नहीं मिलता मुझे अपना खरीदार, जिसने मुझे अपनी स्लट बनाकर रख दिया। स्लट नाम सुनते ही विक्रांत आग बबूला हो चुका था। उसने उसी हाथ से जिससे उसने गन पकड़ा हुआ था पंछी के गाल पर एक थप्पड़ मारा। गन का हैंडल पंछी के कान के पास लगा और एक कट का निशान आ गया, जिस पर अब तक विक्रांत की नज़र नहीं गई थी, क्योंकि थप्पड़ पड़ते ही पंछी ने अपने हाथों को अपने गाल पर रख लिया था। अपने झुके हुए चेहरे को पंछी ने उठाया और विक्रांत को देखते हुए बोली, सही कह रहे हैं आप। आपने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि मेरे साथ, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। नौकरी करती थी मैं आपके पास। क्या मैं ईमानदार नहीं थी? क्या मैं मेहनती नहीं थी? क्या मैं आपके भरोसे के लायक नहीं बन पाई 3 सालों में? एक बात बताइए सर, अगर इतना ज़्यादा आप मुझे खुश देखना चाहते थे, आपको मेरी खुशी चाहिए थी, तो क्यों नहीं पास कर दिया आपने मेरा लोन? 40 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, मगर विक्रांत सिंह के लिए समुद्र की एक बूंद के बराबर वैल्यू है। 40 लाख रुपए की। विक्रांत खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। आज बहुत दिनों बाद वो बोल रही थी। आपको पता है, आपने अपने बर्थडे पार्टी रखी थी। उस पार्टी में आपने जो गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट दिया था, उसकी वैल्यू कितनी थी? विक्रांत अजीब नज़रों से पंछी को देख रहा था। वो क्या बोल रही थी विक्रांत कुछ समझ नहीं पा रहा था। पंछी मुस्कुराई और बोली, 5 करोड़। आपने 5 करोड़ रुपए अपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में दिया था और उसे पूरी पार्टी में आपने 23 करोड़ 50 लाख खर्च किए थे। आपके खर्चों का हिसाब था मेरे पास। यह बताइए, एक जन्मदिन की पार्टी पर 23.5 करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे आप, लेकिन एक सेक्रेटरी को जो आपके लिए न सिर्फ ईमानदार थी बल्कि पूरी ज़िंदगी काम करके उस रकम को चुकाने को तैयार थी, आपने 40 लाख रुपए देने से पहले अपनी गंदी शर्त रख दी। दे देते ना लोन, भगवान बन जाते आप मेरे। शायद पूरी ज़िंदगी पूजा करके भी आपका वह एहसान न चुका पाती। पर आपने क्या किया? आपने मेरी कीमत लगा दी, मुझे बिकाऊ बना दिया। आज मैं पूरी ज़िंदगी अकेली रहूँगी, ना कोई जीवन साथी बन पाएगा, ना ही मैं किसी को प्यार कर पाऊँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद के लिए शर्मिंदा रहूँगी। अब जाकर पंछी ने अपने चेहरे से हाथ हटाया। उसके हाथ हटते ही उसके कान से लेकर गाल, गले तक खून ही खून था। उसके आधे चेहरे को खून से भरा देख
विक्रांत की आंखें फैल गई। उसके हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई और वह पंछी की ओर भागा। ये क्या हुआ तुम्हें? विक्रांत ने उसके चेहरे को हाथ से थामते हुए कहा। पंछी ने उसे अपने से दूर किया और चिल्लाकर बोली, दूर रहिए मुझसे, आई हेट माई सेल्फ। जब भी आप मुझे छूते हैं। विक्रांत उसे कसकर पकड़ता है और उसके हाथ को चेहरे से हटाता है। अब जाकर विक्रांत ने उसके गाल और कान के बीच कट का निशान देखा। चलो कहकर वह उसे अपने साथ ले जाने लगा। नहीं जाना मुझे, बढ़िया है, काश कि मैं मर जा। बाकी के बोल उसके मुंह में ही रह गए। अब तक विक्रांत उसे कंधे पर उठा लिया था। पंछी उसके पीठ पर मुक्के से मार रही थी पर विक्रांत पर कोई असर न हुआ। अब आप लोग बताइए, पंछी को आज़ादी कैसे मिल सकती है और माया का अगला कदम क्या होगा? इस कहानी को आगे तक सुनने के लिए, इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ढेर सारा कमेंट्स कीजिएगा।